इससे पहले हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमें एक सेक्शन गिवन है और उसका मटेरियल की स्ट्रेंथ हमें पता है तो हम ये डिटरमिन करें कि उसका प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी क्या होगी। यानी उस सेक्शन की मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें पता चल चुकी है कि वो इतना MP डेवलप कर सकता है, इतना रेजिस्ट कर सकता है। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमें एक गिवन बीम है और उसका मटेरियल हमें पता है और उसका सेक्शन भी हमें पता है, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो किस लोड पे कोलैप्स होगा, कि वो किस लोड पे कोलैप्स होगा। यानी उसका कोलैप्स लोड फाइंड करने की डिस्कशन अभी होगी हमारी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, मैं सिंपल बीम से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स से हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और लेट्स से उसके ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है एट एनीवेयर, लेट्स से मिड स्पैन के ऊपर। उसका लेट्स से लोड है W। अब आपको पता है कि इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। लेट मी शो यू। अगर ये मेरी रेफरेंस 0 लाइन है तो इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी दैट विल बी ऑफ दिस शेप। ठीक है, जिसके अंदर ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये कितनी होगी? अगर इसकी जो लेंथ है वो, अगर इसकी लेंथ अगर L हो तो ये जो मिड स्पैन पे ऑर्डिनेट है ये कितना होगा? अच्छा चलो ये बता दो, ये रिएक्शन कितना होगा? W/2। और नहीं, ये W यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये पॉइंट लोड है। तो अगर आप यहाँ पे सेक्शन लें तो उसका ये W/2 है और ये लेंथ कितनी है? L/2। तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा ये कितना होगा? W/2 इंटू L/2 कितना हो जाएगा? WL/4। तो ये मोमेंट जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है दिस इज WL/4। यानी ये इसके अंदर मैक्सिमम मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है ये मिड स्पैन के ऊपर। ठीक है, यानी जहाँ लोड लग रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर मोमेंट यहाँ पे मैक्सिमम है तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था ना, सिग्मा इक्वल टू -my/i। फिर हमने सिग्मा मैक्स का फार्मूला इस तरह पढ़ लिया था, इक्वल टू m/s। s के बजाय चलो मैं ZE लिख देता हूँ। अब ZE तो सेक्शन की प्रॉपर्टी है, जब तक क्रॉस सेक्शन यही रहेगा इसका, इस बीम का, इसका ZE की वैल्यू वही रहेगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक सर्टेन लोड लगने की वजह से यहाँ पे कम मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ उससे ज़्यादा, और उससे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मिड स्पैन वाला सेक्शन है, यहाँ वाला मोमेंट सबसे पहले इस वैल्यू पे पहुंचेगा ना, सिग्मा यील्ड पे। और अगर सिग्मा यील्ड पे सबसे पहले यही पहुंचेगा तो इसका मतलब है, सॉरी, अगर एम यील्ड पे सबसे पहले इसी ने पहुंचना है तो इसका मतलब MP के ऊपर भी सबसे पहले इसी ने पहुंचना है। और MP वो वाला मोमेंट है जिसके ऊपर, इस सेक्शन के ऊपर, मिड स्पैन वाले सेक्शन के ऊपर जिस जहाँ मैक्सिमम मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, वहां के सारे फाइबर्स यील्ड हो चुके होंगे, सिग्मा यील्ड पे पहुंच चुके होंगे। अच्छा, और फिर इसने आगे MP पे पहुंचना है और इसकी वैल्यू हमारे सामने है WL/4। इसका मतलब ये है कि मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज WL/4। ये मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये पहुंचेगा यील्ड के ऊपर तो इसको W को मैं कह सकता हूं कि W, ये भी यील्ड वाला W है, यानी करस्पॉन्डिंग टू द यील्डिंग स्टेज जिस पे एक्सट्रीम फाइबर यील्ड हो जाए। अगर मैं कहूं कि ये जब MP पे पहुंचेगा वो वाला मोमेंट है तो मैं इस W को भी कोई नाम दे देता हूं कि दिस करस्पॉन्ड्स टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मोमेंट। लेट्स से मैं इसको नाम देने जा रहा हूं W विद अ सबस्क्रिप्ट कैपिटल U फॉर अल्टीमेट।
कोलैप्स स्टेज के लिए हम अल्टीमेट का वर्ड यूज करने जा रहे हैं, यानी यस अब यूँ ले लें इसको, ठीक है। सो दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड। ये कोलैप्स लोड है, अल्टीमेट लोड। सो अगर मैं या अब ये सिंपल है, बड़ा इजीली मैं इसको वर्कआउट कर सकता हूँ। आई कैन राइट दैट डब्ल्यू वुड बी इक्वल टू फॉर एम पी ओवर एल। आप इस कैपिटल लिख लें या स्मॉल लिख लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। फॉर एम पी ओवर एल, और एम पी के लिए मुझे क्या चीज चाहिए? अगर मैंने एम पी फाइंड करना है इस बीम का, हाँ, तो सिग्मा इसका मतलब इस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, और जो इसका सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, इसका प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस चाहिए। ऐसे ही है, इसका मतलब है अगर मैं आपको ये बीम दे दूं और मैं आपको कहूं कि ये इसका यील्ड स्ट्रेंथ इसके मटेरियल की ये है और इसका क्रॉस सेक्शन ये है, और मैं आपसे कहूं इसका कोलैप्स लोड निकाल दें, तो निकाला जा सकता है ना। आपने कोलैप्स लोड को रिलेट किया विद एमपी, और एमपी तो आप यूजिंग सिग्मा यील्ड इनटू जीपी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? यानी एमपी सेक्शन की हम कहते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस है बेंडिंग मोमेंट, और डब्ल्यू यू उस मोमेंट को प्रोड्यूस करने वाला है जो जाहिर है ये जो स्ट्रेस बढ़ रहा है ये मोमेंट की वजह से बढ़ रहा है। अब उस मोमेंट को कौन जनरेट कर रहा है? डब्ल्यू। डब्ल्यू होगा तो वो मोमेंट जनरेट होता जाएगा ना। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड। अब एमपी के बारे में आपको पता है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा यील्ड इनटू जीपी, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये डिस्कशन इसलिए हमने पहले कर ली है, ठीक हो गया। सो अब आपको सिंपली सपोर्टेड बीम का कोलैप्स लोड, ऐसे ये जो बीम के अंदर किसी सेक्शन में सारे के सारे फाइबर्स यील्ड हो जाएं तो उस सेक्शन के अंदर मजीद कोई रेजिस्टेंस नहीं बचती, तो उस सेक्शन को हम कहते हैं कि जिस सेक्शन के सारे फाइबर्स यील्ड हो जाएं उसको हम कहते हैं कि वहां पे प्लास्टिक हिंज बन गया। यानी हम कहेंगे कि इस बीम में इस लोकेशन के ऊपर जब लोड W पहुंचा WU के ऊपर, यानी कोलैप्स लोड के ऊपर, तो इस स्टेज के ऊपर सारे फाइबर्स यील्ड हो गए। M became equal to MP, सारे फाइबर्स यील्ड हो चुके हैं, सारे फाइबर्स सिग्मा यील्ड के ऊपर हैं। इस वक्त हम कहते हैं कि यहाँ पे एक प्लास्टिक हिंज बन गया। बेसिकली प्लास्टिक हिंज असल में ये हिंज नहीं होता। असल में तो हिंज क्या होता है? जो दो सेगमेंट्स के बीच में रिलेटिव रोटेशन को प्रिवेंट ना कर सके। मतलब अगर बीम के कोई दो सेगमेंट्स में जोड़ दूं और उनके बीच में हिंज कनेक्शन दे दूं, तो मैं अगर इस सेगमेंट को रोटेट करूंगा तो ये रोटेट हो जाएगा, ये अपनी जगह पे रहेगा। अगर इनमें फिक्स कनेक्शन जा रहा हो तो आप एक सेक्शन को, मतलब अगर ये मैं कहूँ कि इसके ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट ये फिक्स कनेक्टेड है, आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे दूसरा भी रोटेट होगा। इनकी रिलेटिव रोटेशन नहीं हो रही, ये ऐसे हो गया, ये भी दूसरा वाला भी साथ ही रोटेट हो गया। जो एंगल शुरू में उनके बीच में है वही एंगल बाद में ही रह गया। सो नो रिलेटिव रोटेशन, क्योंकि ये कनेक्शन फिक्स कनेक्शन था, यानी कंटिन्यूस चल रहा था ना। लेकिन अगर मैं दो सेगमेंट्स इस तरह से जोड़ दूं कि उनके बीच में मैं हिंज कनेक्शन दे दूं, तो अगर मैं एक सेगमेंट को रोटेट करूंगा तो दूसरा सेगमेंट अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि इनके बीच में हिंज लगा हुआ है, वो हिंज इसको रोटेट होने दे रहा है, तो इनके बीच में रिलेटिव रोटेशन अलाउड है। ये होता है एक रियल हिंज। प्लास्टिक हिंज, इसको जो हम वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब फाइबर सारे के सारे यील्ड हो जाएंगे, आप इमेजिन करें कि जैसे अगर आपके पास एक स्टील की आप वायर पकड़ लें, ठीक है, और उस स्टील की वायर को आप बीम समझ लें, पतली सी वायर आप माइंड में लेकर आए और उसको आप बीच में लोड लगाएं। अब वो चूंकि सेक्शन बहुत छोटा सा है, तो आप जैसे ही लोड लगाते हैं तो वो फौरन उसकी यील्डिंग और वो प्लास्टिक स्टेज पहुंच जाता है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि जब आप उसको ऊपर से लोड लगाते हैं तो वो जहां आप लोड लगा लेते हैं वहां वो फ्रीली आप उसको रोटेट कर पाते हैं। यानी जब हिंज बन जाता है तो उसके नतीजे में जब आप इसको यहाँ लोड लगाते हैं तो इसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप बनती है वो कुछ इस तरह की शेप बन जाती है कि आपको इस तरह ऐसे लग रहा होता है कि जैसे यहाँ पे कोई हिंज हो, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा आप। ये जब हिंज नहीं बनी थी तो फिर इसकी शेप कुछ इस तरह की शेप बनती थी। जब आप इसको लोड लगाते थे तो ये कुछ इस तरह की शेप बना रहा था, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन अब चूंकि सारे फाइबर्स एक जगह ऐसी इसके अंदर है कि एक सेक्शन ऐसा है
जिसके ऊपर सारे के सारे फाइबर्स यील्ड हो चुके हैं, अब उनके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं बची है कि वो फर्दर किसी रोटेशन को रेजिस्ट कर सकें, कोई और फोर्स जनरेट कर सकें। तो इसलिए अब वो जहाँ वहाँ पे अगर रोटेशन की कोई टेंडेंसी आती है तो वो उस रोटेशन को अलाउ कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ, क्योंकि उनके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं बचती कि वो उस रिलेटिव रोटेशन को रोक सके। तो इसलिए ये ऐसे ही बन जाता है कि जैसे यहाँ पे इस सेगमेंट को और इस सेगमेंट को आपने थ्रू अ हिंज कनेक्ट किया। असल में हिंज नहीं होता, लेकिन मटेरियल चूंकि यील्ड हो जाता है सारा के सारे फाइबर्स, तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज इफ दोस टू सेगमेंट्स वर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हिंज। तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्लास्टिक हिंज। प्लास्टिक हिंज इसलिए कह रहे हैं कि ये प्लास्टिफिकेशन ऑफ सेक्शन की वजह से बन गया। ये अगर अब ये एक डिटर्मिनेट बीम है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम एक डिटर्मिनेट बीम है, और ये एक जगह हमें पता चल गया था कि ये जो मिड स्पैन है यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट प्रोड्यूस होगा, और हमें पता चल गया कि ये मैक्सिमम मोमेंट ही पहले जाके एम यील्ड पे पहुंचेगा और यही सबसे पहले एम पी पे पहुंच जाएगा। तो यही इसी लोकेशन पे हिंज बनेगा जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। जब भी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को प्लास्टिक एनालिसिस करना हो तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन पता होनी चाहिए कि इसमें चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे इररेस्पेक्टिव एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो कहां पर है। उस लोकेशन पे डेफिनेटली पहले हमारा प्लास्टिक हिंज बनेगा, और जैसे ही वहां प्लास्टिक हिंज बन जाएगा तो हम कहेंगे कि ये बीम अब कोलैप्स हो गया। प्रैक्टिकल पर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इज कोलैप्स नाउ, ठीक है, यानी एक्सेसिवली लार्ज डिफ्लेक्शंस और वो यू कैन कंसीडर इट ए कोलैप्स, ठीक है, क्लियर। सो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर यू नीड ओनली वन प्लास्टिक हिंज टू रीच द स्टेज ऑफ कोलैप्स। ये जो कोलैप्स, ये जो जैसे आपको ये वाली शेप नजर आ रही है, प्लास्टिक हिंज बना और अब ये एक ही हिंज काफी था इसके कोलैप्स होने के लिए। तो हम ये जो फिनोमिनन हुआ इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म। कोलैप्स पूरा वर्ड है कोलैप्स मैकेनिज्म, लेकिन अक्सर हम मैकेनिज्म का वर्ड भी यूज करेंगे। क्या मैंने कहा? कोलैप्स मैकेनिज्म। यानी इसका कोलैप्स मैकेनिज्म क्या है कि जो मिड स्पैन है यहाँ पे प्लास्टिक हिंज बन जाए, बस कोलैप्स मैकेनिज्म इस पर्टिकुलर बीम के लिए। बाकी बीम्स के लिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया, क्लियर। कोलैप्स मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जितने यानी सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस जितनी रिक्वायर्ड हैं वो बन जाए। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूं। ये तो हमने बात की है एक सिंपली सपोर्टेड बीम की, जो कि एक डिटर्मिनेट बीम था। डिटर्मिनेट बीम में यू नीड जस्ट वन एडिशनल, आई मीन जस्ट वन प्लास्टिक हिंज टू फॉर्म इन ऑर्डर फॉर द कोलैप्स मैकेनिज्म टू बी जनरेटेड, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने कोई इस तरह की बीम हो जैसे ये आपको नजर आ रही है, या चलें इसको भी, ये भी एक डिटर्मिनेट बीम है। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर डिटर्मिनेट बीम। इस डिटर्मिनेट बीम की अगर आप देखें, ये L/2, ये भी L/2, यानी टोटल ये L है और इसको आगे ये भी L/2। अब इस पे लोड लग रहे हैं एक यहाँ पे 4W यानी, और ये W यानी ये जितना लोड यहाँ पे लग रहा है उसका 4 टाइम्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक। अच्छा, अगर इसकी अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, जाहिर है ये तो डिटर्मिनेट है, इसकी तो वैसे भी आपको मसला नहीं होना चाहिए। ये इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इस किताब के अंदर पॉजिटिव बेंडिंग को डाउनवर्ड और नेगेटिव को अपवर्ड प्लॉट किया जाता है, यानी सैगिंग को ये भी पॉजिटिव ही लेता है, लेकिन इसका प्लॉट करने का तरीका उससे अपोजिट है। यानी ये इसका पॉजिटिव डाउनवर्ड है और नेगेटिव इसका अपवर्ड है। इसकी भी एक वजह होती है, वो आप जब आप PRC1 पढ़ेंगे तो आपको समझ ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। वैसे अगर मैं आपको क्विकली समझाना चाहूँ तो जिस तरफ टेंसाइल्स, जैसे अगर एक बीम सैग कर रहा हो, इमेजिन करें कि एक बीम सैग कर रहा है, तो उस बीम के सैग करने की वजह से बॉटम वाली साइड पर टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी ना। तो अगर वो कंक्रीट का बीम है, अगर आपने वो कंक्रीट से बनाना है उस बीम को, तो जिस तरफ टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी उस तरफ आपको क्या डालना पड़ेगा? नहीं, उस तरफ आपको क्या चीज रीइंफोर्सिंग के लिए डालना पड़ेगा? स्टील को एज रीइंफोर्सिंग डालना पड़ेगा, क्योंकि कंक्रीट टेंशन में वीक है, जल्दी फट जाता है, क्रैक जल्दी हो जाता है, तो कंप्रेशन में जरा ठीक है। तो टेंशन में वीक होने की वजह से जिस तरफ टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं उस तरफ हम इसके अंदर स्टील बार डाल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर पूरी बीम सैगिंग में है, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम का ऊपर से लोड कर दे तो पूरी बीम सैग करेगी, तो बॉटम साइड पे टेंसाइल और टॉप वाली साइड पे कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगी। तो कुछ बुक्स के अंदर ये फॉलो किया जाता है कि जिस तरफ कि वो, जैसे मैं आपको ये बताऊं, इस बीम के अंदर जब आपके ये लोड्स लगेंगे तो यहाँ पे सैगिंग होगी और इस वाले रीजन में फिर हॉगिंग होगी,
ए से लेके बी ये सैग होगा और फिर आगे जाके यहाँ पे ये हॉग होगा। तो अब डायरेक्टली अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इसके अंदर इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप को देखते हुए मैं ये बता सकूँ कि इसमें टेंशन स्टील कहाँ कहाँ पे डलेगा। ए और बी के बीच में सैगिंग हो रही है, सैगिंग का मतलब है नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी नीचे वाले फेस के ऊपर, इसका मतलब है नीचे वाली साइड के ऊपर मुझे बार्स डालनी पड़ेंगी स्टील की। तो इस वजह से फिर ये कुछ किताबों में फिर पॉजिटिव को नीचे ले लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को पॉजिटिव प्लॉट कर लेते हैं, है यही सैगिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा, लेकिन उसको प्लॉट पॉजिटिव डाउनवर्ड कर लेते हैं। भाई इस किताब में ये कि आपको मैं इसमें कोई बाउंड नहीं कर रहा कि आप पॉजिटिव किस तरफ प्लॉट करें, यू कैन डू इट द वे यू हैव बीन डूइंग इट। ठीक है, जस्ट आपको ये बताना था कि व्हाई डू सम बुक्स यूज इट दिस वे। ये इसकी डायग्राम की शेप है, WL/2 इस तरफ ऑर्डिनेट बन रहा है और ये 3W, ये पॉजिटिव वाली साइड है, ये नेगेटिव वाली साइड है। मैंने आपको कहा कि एब्सोल्यूट आपने वैल्यूज कंपेयर करनी है। फॉर स्टील इट डजंट मैटर, ये तो मैं कंक्रीट को वैसे आपको समझाने के लिए लेकर आया कि व्हाई डू दिस बुक्स प्लॉट डाउनवर्ड पॉजिटिव। स्टील में इट डजंट मैटर क्योंकि हमने एक अजम्पशन ली है कि सिग्मा यील्ड इन टेंशन इज द सेम एज सिग्मा यील्ड इन कंप्रेशन, सो डजंट मैटर। सो 3 टाइम्स WL/4 इस तरफ आ रहा है और यानी 3/4 ऑफ WL और हाफ ऑफ WL इस तरफ आ रहे हैं। तो इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है न्यूमेरिकली, ये वाली या वही वाली नीचे वाली या ऊपर वाली? थ्री बाई फोर बड़ा होता है या 1/2 बड़ा होता है? 3/4 0.75 होता है ना, 1/2 0.5 होता है क्या नहीं? तो 0.75 बड़ा होता है ना 0.5 से, तो इसका मतलब ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्लास्टिक हिंज बनेगा तो कहां बनेगा? जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, एब्सोल्युटली स्पीकिंग, ड्रॉपिंग द नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब है मेरे पास प्लास्टिक हिंज यहां पे आके बनेगा, बिकॉज दिस इज द लोकेशन वेयर वी हैव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यही सबसे पहले एम यील्ड पे पहुंचेगा और यही सबसे पहले MP पे पहुंचेगा, और इसका मतलब यहीं पे प्लास्टिक हिंज बनेगा। इसका मतलब है कि जब आपका लोड, जब आपका बेंडिंग मोमेंट, यानी ये देखिएगा, या आप यानी जैसे हमने ऊपर किया ना WL/4 इक्वल टू MP, जब WL/4 जब प्लस पिछले वाले एग्जांपल में जब हमने कहा WL/4 विल बिकम इक्वल टू MP, कोलैप्स विल टेक प्लेस, तो उस W को हमने नाम दिया WU। तो यहां पर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है व्हेन दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू MP, then that W would be called as WU। तो अगर मैं इसके आगे MP लिख दूं तो W की वैल्यू क्या बन जाएगी? WU, और उसकी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ MP and L? 4MP डिवाइडेड बाय 3L। ये वैल्यू आपको यहां नजर आ रही है। क्लियर? आसान है यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट, अगर ये बीम इस तरह का है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बोलते हैं इसको, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, यानी इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या है? 1, ओके, 1 डिग्री इंडिटरमिनेट है ना। अच्छा, अब इसमें मुझे बताएं इसकी फ्री बॉडी, इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कुछ शेप का आइडिया आपको है? आप अपने रजिस्टर के ऊपर कुछ शेप बना सकते हैं इसकी। ए वाली साइड पे बेंडिंग मोमेंट जो प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, यानी हॉगिंग वाला होगा या सैगिंग वाला? हॉगिंग वाला। कुछ इस तरह की शेप बनेगी, ये नेगेटिव, वैसे इसमें नेगेटिव ऊपर की तरफ प्लॉट किया है, ठीक है, और ये पॉजिटिव वाली रीजन, ठीक है। ये इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इसको हम कहते हैं इलास्टिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्योंकि ये इलास्टिक स्टेज पे बनी है ना। अच्छा, एनीवेज, तो इसके अंदर अब मैक्सिमम कहां पर है लोकेशन? वेयर इज दैट लोकेशन? एक 3/16 है, एक 5/32 है। 3/16 को मैं 6/32 कह सकता हूं ना, जस्ट टू मेक द कंपैरिजन इजी। 3/16 को मैं 6/32 कह सकता हूं, तो एक 6/32 है, दूसरा 5/32 है, तो कौन सा बड़ा हो गया? अच्छा, 6/32 वाला बड़ा है ना 5/32 से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लोकेशन है यहां पे मेरे पास प्लास्टिक हिंज बनेगी, एग्री? बट नाउ द क्वेश्चन इज कि जब यहां प्लास्टिक हिंज इस ए वाली लोकेशन पे प्लास्टिक हिंज बन जाएगी
डज इट मीन कि बीम कोलैप्स हो जाएगा? ए के ऊपर अगर प्लास्टिक हिंज बन जाएगी, ए के ऊपर प्लास्टिक हिंज बनने से कौन सी एबिलिटी खत्म हो गई इसकी? किस चीज को रेजिस्ट नहीं कर सकता? रोटेशन नहीं, फर्दर मोमेंट जनरेट नहीं कर सकता, यानी फर्दर रोटेशन को ये रेजिस्ट अब नहीं कर सकेगा। अभी तक जितनी कर ली है दैट इज रेस्ट्रेंट, लेकिन इसके बाद अब फर्दर ये रोटेशन, रिलेटिव रोटेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकता। हिंज का यही मतलब होता है ना, इट कैन रेजिस्ट इट कैन डेवलप ट्रांसलेशंस, इट कैन रेजिस्ट ट्रांसलेशन, वर्टिकल फोर्सेस जनरेट कर सकता है, दूसरे अगर हॉरिजॉन्टल लोड लगे उसको भी जनरेट कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट जनरेट मोमेंट फ्रैक्शन। अब इनिशियली ये फिक्स था ना, इनिशियली जब प्लास्टिक हिंज नहीं बना था। जब प्लास्टिक हिंज बन जाएगा तो इसका बिहेवियर ऐसे हो जाएगा जैसे वहां पे हिंज मौजूद हो। क्लियर? तो क्या ऐसा होने से, यानी कि फिक्स सपोर्ट को एज अ हिंज सपोर्ट बिहेवियर होने से विल दिस कोलैप्स? यानी जो सपोर्ट पहले फिक्स थी वो मोमेंट भी जनरेट कर सकती थी, यानी रोटेशन भी प्रिवेंट कर सकती थी, वो सपोर्ट अब हिंज हो गई है। तो क्या आपके ख्याल में, अच्छा चलो मैं आपसे सिंपल करके पूछता हूं, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कि ये यहाँ पे W लोड लग रहा है, तो क्या यहाँ पे इस वक्त तो ये फिक्स है, इनिशियली ये फिक्स है जब ये कोई हिंज नहीं बना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये फिक्सिटी इसकी लूज हो जाएगी बाय प्लास्टिफिकेशन एंड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्लास्टिक हिंज एट ए, तो इसका बिहेवियर इस बीम की तरह का हो जाएगा। क्या ये बीम कोलैप्स हो रहा है? नहीं, जैसे ही ये बीम मैं बना दूं और हल्का सा लोड लगा दूं ये कोलैप्स होगा? नहीं, वो प्लास्टिक हिंज यहां पे बनी और इससे बिहेवियर यहां पे ये हो गया। हाँ, ये यस यू आर राइट। अब इस वक्त नहीं कोलैप्स हुआ बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ वन प्लास्टिक हिंज एट ए, अभी तो कोलैप्स नहीं हुआ, अभी तो इसका बिहेवियर चेंज हुआ है। जो सपोर्ट पहले फिक्स की तरह बिहेव कर रही थी अब वो हिंज की तरह बिहेव करने लग जाएगी। डज इट मीन इट कोलैप्स? दूसरी तरफ आपके पास रोलर सपोर्ट मौजूद है, इस तरफ हिंज सपोर्ट बन गई, जो फिक्स की जगह हिंज बन गई, तो दिस नॉट गोइंग टू कोलैप्स इट। अब कोलैप्स कैसे होगा? वी नीड वन मोर हिंज टू फॉर्म। उसी जगह तो दोबारा हिंज नहीं बन सकती ना, वो तो बनी हुई है। वी नीड अनदर हिंज for the beam to collapse, isn't it? तो अब वो नेक्स्ट वाली हिंज कहां पे बनेगी? जहां लोड लग रहा है। So look at this. The first hinge has to form at A. क्यों फर्स्ट वहां पे? क्यों? We have maximum bending, elastic bending moment diagram draw कर दी. It is giving us maximum bending moment at A. It means कि A is where first plastic hinge will form. Done? So once this hinge is formed, we need another plastic hinge for the collapse mechanism to form. So वो कहां पे बनेगी? जहां पे आपका लोड लग रहा है, जस्ट अंडर द लोड, जहां पे ये वाला मोमेंट था पहले। So look at the stages. एक हिंज यहां पे बनेगी एंड देन दिस हिंज विल हैव, और ये कोलैप्स मैकेनिज्म आपको नजर आ रहा है इसका। यानी कोलैप्स मैकेनिज्म का मतलब ये है कि आप ये बता दें कि हाउ मेनी हिंजेस विल फॉर्म, नंबर वन, एंड व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ देयर फॉर्मेशन। पहले कहां पे बनेगी, फिर कहां पे बनेगी, जितनी भी चाहिए उनका सीक्वेंस, तादाद बतानी है, लोकेशंस कहां पे होंगी और पहले उनमें से कौन सी बनेगी। क्लियर? दिस व्हाट कोलैप्स मैकेनिज्म है। और इसी कोलैप्स मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द कोलैप्स लोड। ठीक है? नाउ लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट।
अच्छा, कोलैप्स होने की, जब ये कोलैप्स स्टेज पे जाएगा, जब दोनों जगह हिंजेस बनेगी, ए के ऊपर भी बी के ऊपर भी, तो दोनों के ऊपर आपके ख्याल में बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? मैक्सिमम। और कितना मैक्सिमम एक सेक्शन जनरेट कर सकता है? एमपी। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। इसका मतलब है यहां भी बेंडिंग मोमेंट एमपी होगा, यहां भी बेंडिंग मोमेंट एमपी होगा, बोथ विल बी सेम एमपीज, isn't it? A bending moment diagram at collapse is now a different shape as compared to the elastic bending moment diagram. Elastic में this was a bigger value as compared to this slightly bigger value, और collapse के ऊपर both are same. Basically stage क्या था, जब यहाँ पे मोमेंट MP पे पहुंच गया तो यहाँ वाला मोमेंट अभी MP पे नहीं पहुंचा था, यहाँ वाला थोड़ा सा उससे कम था, जितना भी कम था, ठीक। जो मजीद जब लोड लगा तो उसके अंदर यहां तक का मोमेंट तो एमपी से तो और बढ़ सकता नहीं था, तो ये वाला मोमेंट जब एमपी पे पहुंच गया तो फिर जाके कोलैप्स हुआ। इसको हम कहते हैं, अच्छा इस वर्ड को समझ, इस वर्ड को बोलने से पहले मैं आपको ये बात दोबारा से बहुत बताता हूं। जब ये कहीं भी हिंज नहीं बना था तो फिर क्या होता है, या आप लोड, जब बिल्कुल शुरू में जब आप यहां लोड लगाते हैं तो उससे ये वाला मोमेंट भी बढ़ जाता है, ये वाला मोमेंट भी बढ़ जाता है, यानी जैसे ही ऊपर से लोड आता है तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ रहे हैं, ऐसे ही है। जब यहां पे हिंज बन गई यहां वाली, तो अब मजीद यहां तो मोमेंट एमपी से बढ़ नहीं सकता। अब जो एडिशनल लोड आएगा उसकी वजह से वो वाला ए पे तो मोमेंट बढ़ नहीं सकता, बी पे ही मोमेंट बढ़ेगा। तो जो इलास्टिक में इसका बिहेवियर था कि दोनों जगहों पे इंक्रीमेंट्स आ रहे थे मोमेंट में, वो अब चेंज हो गया इस सीन में कि आपका लोड लग रहा है, एक जगह मोमेंट उतना ही है, और जो एडिशनल मोमेंट आप लोड लगा रहे हैं उससे मोमेंट सिर्फ बी पॉइंट पे या बाकी पॉइंट्स पे बढ़ रहा है, उस जगह नहीं बढ़ रहा। इसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स। क्या कहते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स। क्या मतलब कि वो एक जगह की कैपेसिटी एग्जॉस्ट होने के बाद हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं कि जैसे वो जो लोड वहां पे जाना था, जिसने ए पे मोमेंट बढ़ाना था, वो अब ए पे मोमेंट नहीं बढ़ा सकता, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके बी पे मोमेंट बढ़ाएगा। दिस हाउ वी, ये ऐसा नहीं है कि वो कहीं वाकई वहां पे चल के गया ए पे, उसने कहा मैं नहीं ले सकता, फिर उसने वापस बी पे भेज दिया, ऐसा है नहीं। दिस इज हाउ यू कैन इमेजिन द वर्ड, यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्योंकि ए पे मैक्सिमम पे पहुंच गए थे ना, तो वो मजीद लोड वहां डायरेक्शन मजीद मोमेंट का डेवलप नहीं हो सकता था, ऑलरेडी एमपी पे चला गया था। तो अब एडिशनल लोड जो आएगा वो दैट हैज टू बी रेजिस्टेड बाय इंक्रीज इन बेंडिंग मोमेंट समवेयर एल्स। दिस इज टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, कि उनमें एक हिंज बनने से कोलैप्स नहीं हो जाता, बल्कि जहां आपकी हिंज बन जाती है वहां पे एक रोटेशन आपको अलाउ हो जाती है, लेकिन कोलैप्स नहीं होता। आप एडिशनल लोड लगाते हैं तो वो हिंज वाली जगह से रीडिस्ट्रीब्यूट होकर किसी और जगह पे इंक्रीज इन बेंडिंग मोमेंट आ जाता है, बट डजंट कोलैप्स। अगर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो उसमें एक ही हिंज बन जाए, कोलैप्स, कैन नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट इट्स मोमेंट। आप इस बात को समझ रहे? मतलब ये रीडिस्ट्रीब्यूट का वर्ड समझाने के लिए मैंने आपको ये थोड़ी सी इस तरह स्टोरी में बताया। असल में मतलब यही है कि उसमें तो एक ही हिंज बन गया, प्लस डिटरमिनेट में इट कोलैप्सेस, नोवेयर एल्स, उसकी जगह और देयर इज नो अदर थिंग टू हैपन, बस ये कोलैप्स है। इनडिटरमिनेट में एक जगह हिंज बन गई, इट कैन स्टिल टेक लोड, और वो कहाँ, उसको कैसे एडिशनल लोड को अकोमोडेट करेगा कि वो बाकी रीजन में बेंडिंग मोमेंट अभी बढ़ने की कैपेसिटी है, दे कैन डेवलप एडिशनल रेजिस्टेंस एट दिस स्टेज, तो वो बाकी इसको हम ऐसे लेते हैं जैसे वो लोड रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, अब इसका प्लास्टिक एनालिसिस करेंगे कैसे, यानी कोलैप्स लोड निकालेंगे कैसे? नाउ वी हैव टू रिजॉर्ट टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस। हमें यह पता चल गया कि कोलैप्स स्टेज के ऊपर यहां भी हिंज बनना है, यहां भी हिंज बनना है, क्लियर? और इसका मतलब जहां हिंज बन रही है प्लास्टिक हिंज, वहां पे लोड क्या होगा, वहां पे मोमेंट कितना होगा, एमपी। नाउ वी नो कि इसमें अगर आपको ये बता दूं, वैसे इससे पहले, यानी ये तो आपको, यानी कोलैप्स स्टेज के ऊपर आपको पता है ना कि यहाँ ए के ऊपर मोमेंट एमपी है, बी के ऊपर भी मोमेंट एमपी है। इससे पहले अगर मैं आपको वैसे जनरल एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं आपको ये बता दूं, अब ये बीम है तो इनडिटरमिनेट ना, इलास्टिक एनालिसिस करेंगे, डिटरमिनेट एनालिसिस, वो या फोर्स मेथड या कोई और मेथड लगाना पड़ेगा, ऐसे ही है। अगर ये इलास्टिक एनालिसिस के अंदर ही मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं
वो इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल अब असल में तो यही है ना कि मैं पहले इसके इंडिटरमिनेट एनालिसिस करूंगा, फिर इसकी ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी, फिर ठीक है, ये असल में तो स्टेप इस तरह है। लेकिन मिसाल के तौर पर आप एग्जाम में बैठे हैं, मैंने आपको ये बीम दे दी, आपको ऊपर डब्ल्यू लोड लगा के दे दिया, आपको मैंने कहा कि जो बी पॉइंट है वहां पे लोड है 5WL/32, सॉरी वहां पे जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होने जा रहा है वो है 5WL/32। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ रहे हैं? यानी मैंने आपको इंटरनल जो फोर्स है ना, मोमेंट एक जगह पे, वो बता दिया। अच्छा, आपके पास इक्विलिब्रियम के दो इक्वेशंस ऑलरेडी थे ना, एक एडिशनल आपको कोई इक्वेशन चाहिए थी अदर देन दोज इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अगर मैं आपको बी पे इंटरनल मोमेंट बता दूं, मसलन मैं आपको वैल्यू बता दूं, चलो ये तो डब्ल्यू के फॉर्म में है ना, लेट्स से डब्ल्यू के मैं कहता हूं 5 किलोमीटर ऊपर से लोड लग रहा था और मैंने आपको बी पॉइंट पे इंटरनल जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू बता दी। इससे आपके लिए रिएक्शंस निकालना आसान हो जाएगा। वो कैसे? अगर आप इसको जरा कंसिडर कीजिएगा, मैं इसको अपने नोटबुक में लेके जा रहा हूं और मैं आपको कोशिश करता हूं कि विवाद आपको मैं समझा सकूं। इसी के नीचे कर रहा हूं इसको कॉपी। अगर फॉर एग्जांपल कोई बीम मैंने आपको दी थी और इस तरह की ये बीम है, मैंने कहा यहाँ 5 किलोन्यूटन लोड है और इसका स्पैन है 3 मीटर्स, ठीक है, और मैंने आपको ये ए है और ये बी है। मैं मसलन आपसे कहूँ कि इसके मुझे रिएक्शंस आपने बताने हैं, ठीक, और अब आपके पास दो तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं जिसमें आप अननोन रिएक्शंस क्या हैं इसमें आपके पास RA, MA और RB, यही है। अच्छा, अगर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू कितनी है, हिंज नहीं है यहाँ पे, वैसे बता दूं यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू कितनी है। अच्छा, इन्हीं जब मैंने आपको वैल्यू ना बताई हो, ठीक है, जब मैंने आपको वैल्यू ना बताई हो और मैं आपसे कहूँ कि यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट है ये मुझे कैलकुलेट करके दें ज़रा, तो आप कर सकते हैं? RB आपको नहीं पता, नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको RB नहीं पता। अगर मैं आपको, अच्छा, अगर आपको RB पता हो तो आप ये मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ही ये डिस्टेंस आपको पता होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि ये M आपको मैं बता दूं वैल्यू, आपको M की वैल्यू मैं नोन कर दूं, तो आप RB निकाल सकते हो ना। जब आपको RB पता चल गया तो आप इस बीम के A के आपको RB पता चल जाए तो MA और RA ये तो आप उससे निकाल सकते हो ना, फिर दो इक्विलिब्रियम कंडीशन से वहां से निकाल सकते हैं। मानते हैं ना इस बात को? यानी मैंने आपको एक इंटरनल फोर्स बेंडिंग मोमेंट किसी जगह बता दी तो उससे आपको एक एडिशनल इक्वेशन मिल गई। यही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई होने जा रहा है। प्लास्टिक स्टेज के ऊपर यहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना है? MP। यहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना है? MP। इसका मतलब, अच्छा, ये वाला बेंडिंग मोमेंट तो सीधा सीधा यहां वाला रिएक्शन आ जाएगा ना आपके पास। यानी इस बीम के अगर मैं शक्ल यहां पे यहां ड्रॉ कर दूं सादी सी, यानी फ्री बॉडी डायग्राम जिसको मैं कह रहा हूं, तो आपको ये वैल्यू पता चल गई कि ये MP है। ज़ाहिर ये हॉगिंग वाले मोमेंट होगा ना, इस तरह का मोमेंट। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। और ये यहाँ पे एक रिएक्शन होगा RA और यहाँ पे भी एक रिएक्शन होगा RB, ऐसे ही है, और यहाँ पे ये W लग रहा है। और फर्दर मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट देखें तो देन दिस इज इक्वल टू MP, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये भी MP पे पहुंचा, ये भी पहुंचे, तो इसको मुझे क्या कहना चाहिए? WU, कोलैप्स लोड। अब मुझे मेरी स्टेटमेंट है, मुझे WU चाहिए इन टर्म्स ऑफ MP एंड L।
ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ लुक एट दिस, अगर मुझे बाय स्टैंडर्ड प्रोसीजर, बाय सेक्शन मेथड एमपी फाइंड करना होता तो कुछ इस तरह का स्टेप करना पड़ता। यहां सेक्शन काटा, राइट साइड के लेफ्ट से फ्री बॉडी डायग्राम बना दी, सो एंड सो, इस तरह करना पड़ता ना। अच्छा, मैं करता हूं अब इसको, या फिर मैं अच्छा मैं सिर्फ सैम्पल्स को, अच्छा ये इन्होंने इसको, मैं सैम्पल्स को वही रखने के लिए जो यहाँ पे यूज हुए, मैं भी इसको सी कह देता हूँ ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो बाद में। ठीक है, बी वो दरमियान वाला पॉइंट है। ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं ना इसमें? अच्छा ठीक हो गया। सो अब मैं इसको आर सी कह देता हूँ ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। सो अगर मैं आपको ये बता दूं कि दिस एम इज इक्वल टू एम पी, और ये डिस्टेंस कितना है L/2, तो आप ये इस इक्वेशन से मुझे आर सी लिख सकोगे इन टर्म्स ऑफ एम पी। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बताएं? अगर समझ नहीं आ रही तो सीधी सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेट कर दीजिएगा, वहां से भी आ जाएगा। यहाँ पे बहरहाल ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शेयर फोर्स भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरे ख्याल है इतने कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है इसमें। ये वाला एमपी बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं ना, सैगिंग मोमेंट है ये, और आरसी इस तरह से आप, मेरा ख्याल है दिस शुड बी नो प्रॉब्लम इन दिस। ये मैंने इस डायरेक्शन में क्यों शो किया, मुझे पता है कि यहाँ पे मोमेंट सैगिंग ही प्रोड्यूस होगा। एमपी जब पहुंचेगा तो वो सैगिंग वाला मोमेंट है यहाँ पे, और उधर वाला जब एमपी पहुंच रहा है वो हॉगिंग वाला मोमेंट है, नेगेटिव। ठीक है, ये मुझे डायग्राम से भी पता चल रहा था। सो मुझे एमपी की वैल्यू, सॉरी यहाँ से मैं आरसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एमपी लिख सकता हूँ, 2mp ओवर एल। एग्री? अच्छा अब मैं आपको एक और, अच्छा अब मैं कहता हूं इस पूरी बीम की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। अच्छा मैंने ये एमपी यहाँ पे समझाने के लिए किया था कि सेक्शन काटूंगा तो इस तरह का बिहेवियर आएगा, जैसे मैंने आपको ये बताया था। अगर मैं इस पूरी बीम की फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर कर दूं तो इसके अंदर आप मुझे बताएं, लेट्स से समेशन ऑफ मोमेंट ले लेते हैं अबाउट ए, और लेट्स टेक दिस साइड पॉजिटिव में भी, जो भी आप लेना चाहें। तो मैं लिखूंगा आर सी इंटू एल, आगे माइनस डब्ल्यू यू इंटू L/2, नेक्स्ट प्लस या माइनस, प्लस एम पी इक्वल टू 0। अच्छा अब यहां से मैं आर सी की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ एम पी, तो क्या लिखूंगा, 2mp ओवर एल इंटू एल माइनस डब्ल्यू L/2 प्लस एम पी। व्हाट इज दी, मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूं? ठीक है, डब्ल्यू में इंटरेस्टेड हूं इन टर्म्स ऑफ एम पी एंड एल। कोलैप्स लोड में इंटरेस्टेड हूं ना। सो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2mp है और ये भी ये mp है, तो ये 3mp हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू L/2 इक्वल टू 3mp, ऐसे ही है। सो डब्ल्यू वुड बी इक्वल टू 6mp ओवर l। ठीक हो गया? जस्ट कंफर्म कर लेते हैं इसका आंसर वहां से बुक से। ठीक हो गया, 6mp ओवर l। तो प्लास्टिक एनालिसिस तो इलास्टिक एनालिसिस से भी आसान हुआ, इनडिटर्मिनेट था ना, और हमने इसका प्लास्टिक एनालिसिस 2 इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाने से कर लिया। ऐसे ही है प्लास्टिक एनालिसिस के आपको 2 बजे लेक्चर है। ये जी वाला कौन है? आपका हो सकता है उसका हो लेक्चर, जरूरी नहीं लेक्चर का मतलब पढ़ने वाला कोई लेक्चर हो सकता है, कोई और काम भी हो आप लोगों को, मुझे तो नहीं पता। अच्छा तो एनीवेज बस ये आप यहां तक आपको समझ आ गई, इसका एनालिसिस आप कर सकते हो। अच्छा ये दिखाओ, इस ये देख लो इसको। अच्छा अगर मुझे ये बताओ, इसी का एक शॉर्टकट मेथड है, इसको कहते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। खड़ा हुआ है उसके अंदर हमने